गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन कॉमर्स एकेडमी। आप सभी का कॉमर्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग इस समय बेसिक कंसेप्ट की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग जनरल एंट्री आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग घर पे स्वस्थ होंगे, खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे वीडियोज़ से आपको पढ़ाई में बहुत सारी हेल्प मिल रही होगी। जहां पर वीडियोज़ में आपको प्रॉब्लम आती चलेगी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताते चलेंगे। आज की क्लास शुरू करते हैं और खूब सारी पढ़ाई ऐसे करते रहिए, अपने कंसेप्ट को खूब स्ट्रॉन्ग करते रहिए। जनरल एंट्री में हमने कुछ पार्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है और आज हम उसी पार्ट को आगे कंप्लीट करना चाहते हैं। उसके पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक रूल एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि जनरल एंट्री में इस रूल के बिना आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। तो क्या है ये बेसिक रूल्स, चलिए आज की क्लास में मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेसिक रूल में हमने ये पढ़ा कि कॉमर्स में जब भी हम जनरल एंट्री करने जाएंगे, प्राइमरी बुक हमारी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन यानी जनरल एंट्री होती है। जब हम जनरल एंट्री करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला काम हमारे पास होगा कि ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना और उसको मेजर करना। तो ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज किया गया है। एक्चुअली जितने हमारे कॉमर्स में बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया है, कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट में। कौन कौन से पार्ट हैं सर? हमारे यहाँ पर एक अकाउंट होता है जिसका नाम है पर्सनल और दूसरे अकाउंट का नाम है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम पर्सन की बात करेंगे, इम्पर्सनल अकाउंट में हम रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट की बात करेंगे। अच्छा जी सर, तो पर्सनल अकाउंट में पर्सन की बात होगी और रियल अकाउंट में एसेट्स की बात होगी, नॉमिनल अकाउंट में बिजनेस के इनकम और एक्सपेंडिचर की बात होगी। पर्सनल अकाउंट जब आप पढ़िएगा डिटेल में तो आप यहां देखेंगे कि आपको 3 वैरायटी के पर्सन मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा नेचुरल पर्सन, फिर आपको मिलेगा आर्टिफिशियल पर्सन, फिर आपको मिलेगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन होता है सर? नेचुरल पर्सन वो पर्सन होता है जो मेड बाय गॉड होता है और आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? जो मेड बाय मैन होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम नेचुरल पर्सन का लें तो राम, मोहन, सुधा, अनुराग, ये हमारे बिजनेस की कैसे पर्सन है सर? ये सारे हमारे नेचुरल पर्सन है, यानी जितने भी इंसान दुनिया में हैं वो सभी नेचुरल पर्सन है। अच्छा जी सर, आर्टिफिशियल पर्सन में किसे लेंगे सर? जो मेड बाय मैन होंगे। जैसे हमने कहा बैंक है, कंपनी है, HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, लोकल अथॉरिटी, AOP, BOI, इन सभी को हम आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। ओके सर, फिर बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन की। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन वो पर्सन होते हैं जो एक्चुअली में ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बात आपको बताई कि जनरल एंट्री करते समय हम ओनर का नाम कभी भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। जिस ओनर की बुक में हम एंट्री कर रहे हैं उस ओनर का नाम कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो जब भी ओनर की बात आएगी वहां पर हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को यूज करेंगे। जैसे कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गया, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, ओनर के नाम की जगह पर इन्हें यूज किया जाता है। बहुत डिटेल हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताई है, इसलिए प्रीवियस लेक्चर खूब अच्छे से देख लें, टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए सर आगे चलते हैं, बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की। इम्पर्सनल अकाउंट में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में सर? रियल अकाउंट की और नॉमिनल अकाउंट की। इम्पर्सनल अकाउंट की 2 कैटेगरी है। रियल अकाउंट में बिजनेस के सारे एसेट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। एसेट्स क्या होते हैं सर? जो रीसेल पर्पस से नहीं खरीदे जाते, जिनका मेन ऑब्जेक्ट आपके बिजनेस को ऑपरेट करना होता है, जो लॉन्ग टर्म होते हैं और शॉर्ट टर्म भी होते हैं। एसेट्स की भी सारी डिटेलिंग हमने आपको पहले पढ़ाई। फिक्स एसेट्स को आज की डेट में नॉन करेंट एसेट्स भी कहा जाता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, टेंजिबल और क्या होते हैं सर? इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें टच और सीन किया जा सकता है। इनटेंजिबल एसेट्स माय डियर वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम टच और सीन नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए हम बात कर सकते हैं गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ये हमारे बिजनेस की इनटेंजिबल एसेट्स हैं। प्रीवियस लेक्चर में ये सारी बातें हम आपको पढ़ा चुके हैं, बस क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि जो थोड़ी सी धूल मिट्टी आपके दिमाग में जम चुकी है वो जल्दी से साफ हो जाए, ताकि एंट्री करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके सर, अब बात करते हैं हम करंट एसेट्स की। सर ये करंट एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स का मतलब डियर वो एसेट्स होती है जिन्हें हम विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारे बिजनेस की करंट एसेट्स कहलाती हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उन्हीं को हम करंट एसेट्स कहते हैं। तो करंट एसेट्स में कौन कौन आता है सर? करंट एसेट्स में आप देखेंगे तो आपको कौन मिलेगा?
कैश हो गया, बैंक हो गया, बीआर जिसे बिल्स रिसीवेबल कहा जाता है, डेटर हो गया। जब बीआर और डेटर को प्लस कर देते हैं तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग उसी को टीआर यानी ट्रेड रिसीवेबल भी कहा जाता है। स्टॉक जिसको आज की डेट में इन्वेंट्री भी कहा जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड को ही हम एडवांस एक्सपेंसेस भी कहते हैं, ये सभी हमारे बिजनेस के करंट एसेट्स होते हैं। और भी 2-4 करंट एसेट्स हैं जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो आप बुक से पढ़ेंगे। मैंने केवल एग्जांपल यहां पे आपको बताया जिन एसेट्स को विद इन 12 मंथ में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है वो करंट एसेट्स कहलाती हैं। जिन्हें विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वो हमारे बिजनेस की नॉन करंट एसेट्स कहलाती हैं। उनका डिवीजन टैंजिबल इंटैंजिबल में भी आपने देखा। अच्छा जी सर, अब बात करते हैं अगली अकाउंट की बात जिसका नाम है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है सर? जिसमें हम इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। बिजनेस के इनकम और एक्सपेंडिचर जिस अकाउंट में लिखे गए हैं, रखे गए हैं सर, उसी को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। तो नॉमिनल अकाउंट में किसकी बात हो रही सर? इनकम और एक्सपेंडिचर की। इनकम और एक्सपेंडिचर में आप देखेंगे तो यहाँ एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर हमेशा पे होता है, इनकम हमेशा रिसीव होती है। और मैंने आपसे कहा कि नॉमिनल अकाउंट में मैक्सिमम केसेज में 99% में आपको कैश ट्रांजेक्शन मिलेंगे। जैसे बिजनेस को चलाने के लिए हमें रेंट पे करना पड़ेगा। सर हम अपनी प्रॉपर्टी में नहीं चला सकते, आप बैंक को एग्जांपल ले लीजिए। बैंक अभी अपना बिजनेस अपनी प्रॉपर्टी में नहीं, रेंटेड प्रॉपर्टी में चलाता है, क्योंकि जब आप अपना बिल्डिंग बनाएंगे तो आपका फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आपको क्या करना है? रेंट पे करके अपने बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाना है। बिजनेस का रूल ये है डियर, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके सर, तो रेंट पेड हमारे बिजनेस का एक्सपेंडिचर कहलाएगा, कमीशन पेड हमारे बिजनेस का एक्सपेंडिचर कहलाता है, सैलरी पेड एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंसेस कहलाता है, वेजेज एक्सपेंसेस कहलाता है। एक्सपेंसेस का मतलब है रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए बिजनेस में जो कुछ भी पेमेंट किया गया है उसी को हम एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंसेस का केवल एक ऑब्जेक्ट है, प्रॉफिट अर्न करना। अच्छा जी सर, तो इसका मतलब एक्सपेंसेस का हमेशा पेमेंट होता है। इसमें एक एक्सपेंसेस आपका डेप्रीशिएशन है, थोड़ा बता दें। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स को डेप्रीशिएशन कहा जाता है। किसी भी एसेट्स को जब हम यूज करते हैं अपने बिजनेस में तो उसकी वैल्यू ड्यू टू यूज और ड्यू टू टाइम उसकी और ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से उसकी वैल्यू में रिडक्शन आता है, और उसकी वैल्यू में जो रिडक्शन आता है डियर उसी को हम डेप्रीशिएशन कहते हैं। और जब यही बात गुडविल के साथ या इंटेंजिबल एसेट्स के साथ अप्लाई होती है तो वहां पर उसे डेप्रीशिएशन ना करके एमोर्टाइजेशन कहा जाता है। एमोर्टाइजेशन और डेप्रीशिएशन दोनों सेम है। डेप्रीशिएशन टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज होता है और एमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज किया जाता है। अच्छा जी सर, अब बात करते हैं इनकम की। इनकम हमेशा हमें रिसीव होगा। इस इनकम में हमने पिछली क्लास में भी ऐड करा है कि सेल को भी हम इनकम कहते हैं। इंटरेस्ट अगर हमने रिसीव किया तो इसे भी हम इनकम कहते हैं। ओके सर, तो इनकम रिसीव होगी और एक्सपेंडिचर आपका क्या होगा? पे होगा। हमेशा एक्सपेंडिचर का पेमेंट होगा, एक्सपेंसेज का। मैं थोड़ा सा आपको कंफर्म कर दूं एक्सपेंसेज और एक्सपेंडिचर की बात। एक्सपेंडिचर में डियर कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर दोनों आ जाते हैं। एक्सपेंसेज में केवल रेवेन्यू नेचर आते हैं। रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या है? जो विद इन 12 मंथ के लिए किए जाते हैं उन्हीं को हम एक्सपेंसेज कहते हैं। जबकि एक्सपेंडिचर में कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों को हम रखते हैं। तो यहां हम एक्सपेंसेज की बात कर रहे हैं, ना कि एक्सपेंडिचर। ओके सर, अब हम आपसे ये भी कंफर्म कर दें कि ये हमारे 3 अकाउंट हो गए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में पर्सन की बात, रियल अकाउंट में एसेट्स की बात, नॉमिनल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। जनरल एंट्री करने के लिए हमारे यहाँ पर गोल्डन रूल बताए गए हैं। कौन कौन से सर गोल्डन रूल हैं? पर्सनल अकाउंट का रूल अलग है, रियल अकाउंट का रूल अलग है, नॉमिनल अकाउंट का रूल अलग है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाले बंदे को डेबिट किया जाएगा। पर्सनल अकाउंट में पर्सन की बात होगी। पर्सन एक बिजनेस में या तो रिसीवर होगा या तो गिवर होगा। पर्सन एक बिजनेस में या तो रिसीवर होगा या तो गिवर होगा। तो रिसीवर को डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है, भी आपको समझ में भी आ जाएगा। प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है, डेबिट क्रेडिट की मीनिंग वाला लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको ये बात खूब अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि डेबिट का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब क्या है। जनरल एंट्री में किसे हम डेबिट बोलते हैं, किसे हम क्रेडिट बोलते हैं। प्रीवियस लेक्चर इसीलिए आप यूट्यूब चैनल पे जाकर कॉमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अदरवाइज कॉमर्स एकेडमी का जो ऐप है उसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको फ्री लेक्चर, फ्री वीडियोज भी आपको मिल जाएंगे।
चलिए अब बात करते हैं हम रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट में आपको पर्सनल अकाउंट की डिटेल फिर से कंफर्म कर देते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। फिर बात करते हैं हम रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट में क्या रूल है सर? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में एसेट्स की बात होती है सर। हाँ जी सर, बिल्कुल एसेट्स की बात होती है। एसेट्स या तो करंट होगा सर, या तो कैसा होगा सर? नॉन करंट एसेट्स होगा। एसेट्स या तो बिजनेस में आएगा या तो एसेट्स आपके बिजनेस से जाएगा। आने का मतलब कम्स इन, जाने का मतलब गोज आउट। परचेज करोगे तो कम्स इन, सेल करोगे तो गोज आउट। तो उसी के बेस पे रियल अकाउंट का रूल बना कि डेबिट व्हाट कम्स इन। हम इसको जब अपनी लैंग्वेज में जब हम इसे बताते हैं तो हम कहते हैं डेबिट व्हेन एसेट्स कम्स इन, यानी जब एसेट्स आपके बिजनेस में आएगा तो उसे हम लोग डेबिट करने वाले हैं, और जब एसेट्स हमारे बिजनेस से जाएगा तो हम लोग उसे क्रेडिट करने वाले हैं। ओके सर। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेज। बिजनेस के सारे लॉसेज एंड एक्सपेंसेज को डेबिट करना है और सारे इनकम और प्रॉफिट को हमें क्रेडिट करना है। क्रेडिट द इनकम एंड प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। जितनी भी इनकम और प्रॉफिट होंगी उन्हें हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो सर ये 3 अकाउंट हो गए, तीनों के गोल्डन रूल हो गए। सॉरी माय डियर, आज की क्लास आपको तभी समझ आएगी जब आपको जनरल एंट्री तभी क्लियर होगी जब आपको ये रूल अच्छे से क्लियर होंगे। रूल के क्लियर होने के साथ साथ जब आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इसमें हम किसकी बात करते हैं, ये पॉइंट आप सभी को क्लियर होना चाहिए। तो आप रिवाइज करेंगे। जब तक आप इसका रिवीजन अच्छे से नहीं करेंगे आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को फॉलो करेंगे और अपनी बुक से भी रिवीजन करेंगे, हमारे PDF नोट से भी आप रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करेंगे तो डियर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, तो हमने बहुत सारी एंट्रीज कवर कर रखी थी कल की क्लास में। आज उसकी आगे की सीरीज हम कंटिन्यू करते हैं। मैं फिर से आपसे कहता हूं कि अगर आपको कंप्लीट जनरल एंट्री पे कमांड बनाना है तो प्रीवियस लेक्चर, ये लेक्चर दोनों आप कंप्लीट देखें। जनरल एंट्री कॉमर्स की बेसिक बात है, जब तक जनरल एंट्री पे आप कमांड नहीं बनाओगे तब तक आप कॉमर्स में, अकाउंट में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। ओके सर। साथ में मैंने आपको एक बात ये भी बताई कि जनरल एंट्री आपको स्कूल में रटाई जाती है, लेकिन मेरे साथ आप लॉजिकली जनरल एंट्री सीखोगे। और बस आप मेरे साथ 50 ट्रांजैक्शंस हैं, 50 ट्रांजैक्शन 50 रूल, वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शन को मैंने कंपाइल करके एक नोट्स तैयार किया है जिसमें आपको 50 जनरल एंट्री में 50 रूल आप सीखेंगे। वो 50 रूल बहुत छोटे छोटे हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये आप 50 जनरल एंट्री मेरे साथ कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप कोई भी बुक प्रेफर करें, चाहे वो आपकी CA-CPT की बुक हो, CS और CMA फाउंडेशन की बुक हो, TS अग्रवाल हो, DK गोयल हो, SE शर्मा हो, NCERT हो, गूगल से आप क्वेश्चन उठाइए, कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले, जनरल एंट्री आपकी कभी भी गलत नहीं होगी। गारंटी बस ये है, बस आपको फॉलो क्या करना है कि मेरी 50 एंट्री, साथ में आपको कैटेगरी याद होनी चाहिए, आपको गोल्डन रूल पता होना चाहिए, और जैसे मैं आपको एंट्री करा रहा हूं ऐसे ही आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। तो गारंटी है आपको एंट्री में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं। जहां से कल हमारी क्लास में टॉपिक खत्म हुआ था वहीं से हम लोग पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। हम एक्सपेंसेस पे आ गए थे। हमने सबसे पहली एंट्री आपको बताई थी, किस बात की एंट्री बताई थी? फॉर द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं? सर, जब भी सबसे पहला काम बिजनेस में, वैसे बिजनेस स्टार्ट करने की ही एंट्री होती है, क्योंकि सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट होता है। फिर हम मार्केट से प्रॉपर्टी यानी एसेट्स खरीद कर लाते हैं, रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं, लेबर हायर करते हैं, फिर अपने रॉ मटेरियल को मशीन में इंट्रोड्यूस कराते हैं, मशीन के अंदर रॉ मटेरियल का प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद वो FG यानी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होता है। फिर सर उसी फिनिश्ड गुड्स को हम लोग मार्केट में सेल करते हैं, और सेल करके क्या कमाते हैं सर? प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये आपका प्रोसीजर चलता है, जिसमें इसके पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री आपको बता दी है। बिजनेस जब भी स्टार्ट करोगे कैश के साथ तो आपकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका लॉजिक भी मैंने बताया एंट्री में, कैश को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्रेडिट कैपिटल को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। तो आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे, ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, आज की क्लास में हम आपको पॉइंट शुरू करते हैं एक्सपेंसेस से। पहला लिखा है सैलरी पेड। इसका ट्रांजैक्शन शायद मैंने कल की क्लास में बता रखा है, बट आज मैं एक बार आपको फिर से बताता चलता हूं कि सैलरी पेड का हम लोग क्या जनरल एंट्री करने वाले हैं। तो सुनेंगे हमारे साथ, देखते चलेंगे, प्रैक्टिस आप करते चलेंगे। लिखा हमने सैलरी पेड। सैलरी पेड रुपीज हमने लिखा यहां पर 10,000।
10,000 हमने सैलरी पेड यहाँ पर लिखा। अब क्वेश्चन ये आया कि सर सैलरी जो पेड ट्रांजेक्शन ये कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो पहला रूल मैंने बताया कि अगर ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम दिया है तो ट्रांजेक्शन क्रेडिट हो जाता है, ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम नहीं दिया है तो कैश हो जाता है। लॉजिक भी बताया, आप बुक खरीदने गए, आपने बुक खरीदा, आपने पेमेंट कर दिया, तो शॉपकीपर कभी आपका नाम अपनी डायरी में बुक में नहीं लिखेगा। लेकिन आपने बुक परचेज की और आपने शॉपकीपर को पेमेंट नहीं किया, तो अब शॉपकीपर को आपसे पैसे लेने हैं तो आपका नाम लिखेगा अपनी डायरी में। तो जैसे ही किसी पार्टी का नाम ट्रांजेक्शन में होता है, जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। गुड्स परचेज ये कैश ट्रांजैक्शन है, यानी जब पार्टी का नाम लिखा होता है ट्रांजैक्शन में तो वो ट्रांजैक्शन डियर आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाता है। जबकि जब ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम नहीं लिखा होता है तो वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन हो जाता है। ये बात मैंने आपको पर्सनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन में, रियल अकाउंट के ट्रांजैक्शन में खूब अच्छे से बताई। जब आप नॉमिनल अकाउंट का ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, यानी जब इनकम और एक्सपेंडिचर की जनरल एंट्री आप कर रहे होंगे, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपका ट्रांजैक्शन हमेशा हमेशा कैश ट्रांजैक्शन होगा, हमेशा हमेशा कैश ट्रांजैक्शन होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि आप जब भी पेमेंट करोगे कैश में पेमेंट करोगे, जब भी आपको इनकम मिलेगी इनकम आपको कैश में मिलेगी, इसलिए जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे ट्रांजैक्शन आपके कैश में होंगे। जैसे सैलरी पेड लिखा है, कैश ट्रांजैक्शन है। सैलरी पेड टू अनुराग लिखा है, अगला ट्रांजैक्शन आप देखोगे लिखा है सैलरी पेड टू अनुराग, ये भी कैश ट्रांजैक्शन है। अनुराग का नाम लिखा है, लेकिन आपको लॉजिक ये समझना है डियर कि अनुराग को सैलरी में क्या दिया हमने, यानी बिजनेस ने अगर अनुराग को सैलरी पे किया तो सैलरी में क्या पेमेंट किया सर? सैलरी दिया तो सैलरी में कैश का पेमेंट हुआ। ये अंडरस्टूड पार्ट है, क्योंकि सैलरी किसी गुड्स का नाम, किसी वस्तु का नाम नहीं है कि हमने कोई सामान उठाया और अनुराग को दे दिया और हमने कहा ये आपकी सैलरी होगी। जब भी सैलरी दी जाएगी या तो चेक के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में या बैंक के फॉर्म में, यानी सैलरी का पेमेंट कैश में होगा। इसका मतलब ये है सर, चाहे सैलरी पेड लिखा हो चाहे सैलरी पेड टू अनुराग लिखा हो, दोनों केस में आपका कैश ट्रांजैक्शन होगा। नॉमिनल अकाउंट के साथ जब भी पर्सनल अकाउंट होता है तो वहां पर हम पर्सनल अकाउंट को भूल जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जब भी नॉमिनल अकाउंट के साथ, यानी जब भी इनकम और एक्सपेंडिचर के साथ किसी पार्टी, किसी पर्सन का नाम क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप नेम को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका इनकम और एक्सपेंडिचर हमेशा कैश ट्रांजैक्शन होता है। जब कैश आपको क्वेश्चन में दिया हो तो वहां पर हम नेम को कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं। ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा पॉइंट है जो आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है। बच्चे एंट्रीज में यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जब आपने कहा था मशीनरी परचेज फ्रॉम अनुराग तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, लेकिन सैलरी पेड टू अनुराग कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। हाँ जी, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली भी सोचना है। अनुराग से मशीनरी खरीदी तो अनुराग का नाम क्यों लिखा हमने? क्योंकि अनुराग को पेमेंट नहीं किया होगा हमने, तभी तो अनुराग का नाम हम अपनी बुक्स में लिख रहे हैं। अगर हमने अनुराग से कैश में मशीनरी खरीदी होती तो हु इज अनुराग, हमें क्या लेना देना, कौन है अनुराग, कहाँ है उनका दुकान, हम अपनी बुक में मशीनरी लिख रहे होते जो मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एसेट्स है। यानी हम पार्टी का नाम तभी लिखते हैं जब हम उसको पेमेंट नहीं करते हैं। लेकिन सैलरी पेड टू अनुराग, सैलरी पेड टू अनुराग का मतलब है कि अनुराग को जो सैलरी पे की गई वो कैश में पे की गई। ये अंडरस्टूड पार्ट है, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सैलरी में कैश दिया गया होगा। इसका मतलब सर नेम के लिखे होने से कोई मतलब नहीं है। नॉमिनल अकाउंट में या इनकम और एक्सपेंडिचर के साथ जब भी किसी पार्टी का नाम लिखा होगा, किसी पर्सन का नाम लिखा होगा, किसी पर्सनल अकाउंट की बात की जाएगी, तो हम उस पर्सनल अकाउंट को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि सर वो कैश ट्रांजैक्शन होता है। चलिए सर आप जल्दी से अब जनरल एंट्री करा दीजिए। अब बिना जनरल एंट्री देखे हम लोग रुक नहीं पा रहे हैं, तो ये देख लीजिए जनरल एंट्री सैलरी पेड, और मैंने यहाँ पर कहा कि सैलरी पेड में सैलरी क्या है और ये कैसा ट्रांजैक्शन है? सर ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो कैश बिजनेस का कैसा एसेट्स होता है सर?
सर ये तो करेंट एसेट्स होता है। करेंट एसेट्स है तो सर ये किस अकाउंट का पार्ट है? सर ये तो रियल अकाउंट का पार्ट है। रियल अकाउंट कहता है कि सैलरी पे करोगे तो बिजनेस में कैश आएगी कि जाएगी? सर 100% जाएगी, यानी गोज आउट। अगर ये गोज आउट है और रियल अकाउंट का पार्ट है तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? रियल अकाउंट का सर रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब सर ये यहां पर आपकी एंट्री में क्रेडिट होने वाला है। ओके सर, कर दिया क्रेडिट हमने। बात करते हैं सैलरी की। सैलरी पे कर रहे हैं तो सर सैलरी हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेज है। नॉमिनल अकाउंट पे हमने देखा आज की भी क्लास में, और जब आप नॉमिनल अकाउंट को डिटेल में पढ़ोगे तो नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेज की बात करता है, जिसका हम पेमेंट करते हैं रेगुलर बेसिस पे। रेवेन्यू एक्सपेंसेज उन्हीं को कहा जाता है और सैलरी उन्हीं में से एक है, तो हमारे लिए एक्सपेंसेज है। एक्सपेंसेज है तो सर किस अकाउंट का पार्ट है? सर ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि एक्सपेंसेज को क्या किया जाए सर? डेबिट किया जाए। डेबिट को शॉर्ट में डीआर बोलते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर बोलते हैं। इसका मतलब सर इस एंट्री में कैश हमारी क्रेडिट होने वाली है और सैलरी हमारी डेबिट होने वाली है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। चलिए एंट्री हम आपको यहाँ पे करके दिखा भी देते हैं। क्या एंट्री बनेगी आपकी? तो सर एंट्री बनेगी हमारी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे हम? कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और आपको अमाउंट भी लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे आप अमाउंट? सर मान लीजिए हमने 20,000 की सैलरी दी, तो ये 20,000, ये 20,000। हमने आपको बार बार ये बात बताई कि जितना अमाउंट डेबिट में होगा डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, उतना ही अमाउंट आपका क्रेडिट में होना चाहिए। यानी डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट आपका टैली होना चाहिए, कभी ये दोनों अमाउंट आपके डिफर नहीं करने चाहिए। ओके सर। साथ में सर इसमें डेबिट कौन है, इसमें क्रेडिट कौन है? तो ये जो सैलरी ऊपर वाला पार्ट लिखा है जिसके साथ ये डीआर लिखा है, ये आपके ट्रांजेक्शन का डेबिट पार्ट होता है, और ये जो 2 के साथ कैश लिखा है ये क्रेडिट पार्ट होता है। क्रेडिट में आपको सीआर लिखने की जरूरत नहीं होती है, 2 लिखते ही वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो जाता है। लेकिन डेबिट में आपको शॉर्ट फॉर्म में डीआर राइट साइड में लिखना पड़ता है, और ये आपको मार्जिन छोड़ना है क्योंकि ये जनरल एंट्री का प्रेजेंटेशन होता है। एंट्री को लिखने के बाद, हर एंट्री के बाद आपको एक नरेशन लिखना होता है। नरेशन क्या है सर? नरेशन है अबाउट योर ट्रांजैक्शन। आपने जो जनरल एंट्री रिकॉर्ड की उसको आप नरेट करते हो कि आपने एंट्री क्यों रिकॉर्ड की, उसका पर्पज क्या है। तो आप उसे जब भी नरेशन आप लिखोगे पास्ट टेंस में लिखोगे, और पास्ट टेंस में जब भी आप नरेशन लिखोगे बेइंग या फॉर लगाकर आप अपने नरेशन को स्टार्ट करोगे। जैसे यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? वेइंग सैलरी पेड टू अनुराग, सैलरी पेड टू अनुराग, ये आपका नरेशन कहलाता है। हमने इसका फॉर्मेट भी आपको बताया। जनरल एंट्री जब भी आप करोगे कि एग्जांपल बुक से लगाना, आपको फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। आप अगर फॉर्मेट देखेंगे तो आपकी जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या है सर? जनरल एंट्री का फॉर्मेट है डेट सबसे पहले, क्योंकि एंट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। डेट के साथ क्या है सर? पर्टिकुलर्स, यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर्स लिख दिया। पर्टिकुलर्स के साथ क्या है? डेट पर्टिकुलर, LF। इसके बाद एक कॉलम होता है LFNE जिसको बोलते हैं लेजर फोलियो। लेजर फोलियो के साथ अमाउंट, ये डेबिट वाला कॉलम है, ये आपका क्रेडिट वाला कॉलम है। लिखा नहीं जाता है बट वो डेबिट क्रेडिट हो जाता है, आपका मान लिया जाता है। पहला कॉलम डेबिट, सेकंड कॉलम क्रेडिट। ये आपका प्रेजेंटेशन होता है जनरल एंट्री का, और आप इसी प्रेजेंटेशन में एंट्री करेंगे एग्जाम में, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे। एंट्री जब भी लिखें नरेशन आप एंट्री में जरूर लिखें। यहाँ पर आपकी हेडिंग हो क्या होती है? जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जिसकी बुक में आप जनरल एंट्री कर रहे हैं, यानी एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेस का नाम आप यहाँ पर लिख देते हैं। साथ में आप जैसे ही एंट्री करते हैं, जैसे अभी वाली सैलरी वाली हम लोगों ने एंट्री की, तो हमने डेट ले लिया 1/4/2019। क्वेश्चन में डेट हमें मेंशन होगी। यहाँ पर हम लिखते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। ये हमारी एंट्री का प्रेजेंटेशन होता है, कैश अकाउंट। ये हमारी एंट्री का नरेशन होता है। जैसी एंट्री आप कंप्लीट करोगे आप यहाँ पर एक लाइन खींचकर आप नरेशन यहाँ पे लिखोगे। नरेशन में आप क्या लिखोगे? बेइंग सैलरी पेड टू अनुराग। ये आपने देखा भी मेरे साथ नरेशन, यहाँ पे आप नरेशन लिखोगे। यहाँ पे आपका अमाउंट होगा, और आपने 20,000 सैलरी पी की तो 20,000 ये डेबिट, 20,000 ये आपका क्रेडिट। डियर ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी मैंने आपको सिखाया, प्लेसमेंट भी सिखाई, एंट्री कैसे करेंगे, डेबिट में कौन जाएगा, क्रेडिट में क्या जाएगा, इसका लॉजिक भी आपने इस एंट्री में मेरे साथ सीखा कि हम किसी भी
सैलरी को डेबिट क्यों कर रहे हैं, कैश को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। इसी लॉजिक के साथ आपको सारी जनरल एंट्री मेरे साथ सीखनी है और बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत जहां आपने कर दी, आपको जनरल एंट्री में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा जी सर, चलिए अगले ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। अगला ट्रांजेक्शन क्या है, सैलरी पेड टू अनुराग के बाद कमीशन पेड। अगला ट्रांजैक्शन है कमीशन पेड। मैंने आपसे कहा है कि हर एक ट्रांजैक्शन में रूल आपको नए मिलेंगे, कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी और ट्रांजैक्शन करते समय आप थोड़ा कंसंट्रेट होकर, फोकस होकर ये सोचते भी रहिए इसमें क्या नया है और अगली एंट्री में क्या अंतर है, ये चीज़ें आपको सोचते रहना है। तो हमने बताया कमीशन पेड, तो कमीशन पे कर रहे हैं सर, तो कमीशन हमारे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा सर, एक एक्सपेंडिचर हो जाएगा क्योंकि हम कमीशन का पेमेंट कर रहे हैं। कमीशन अगर हम पे कर रहे हैं तो सर कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सर अगर हम कमीशन पे कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस का कमीशन पेड एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा कमीशन पेड, वैल्यू हमने लिख दी 20,000। एक्चुअली में एंट्री थोड़े से आपके पास ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, समय मेरे पास कम है, मेरा मन है कि मैं थोड़ा स्पीड में कराऊं, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि आप लोग फिर कहने लगते हैं कि सर आजकल स्पीड में आप पढ़ाने लगे हैं। बच्चे की बात आपके दिल पे लग गई है क्योंकि एक बच्चे ने कह दिया था मेरे से कि सर आप कभी कभी बहुत स्लो पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है, ट्रांजेक्शन थोड़े से लंबे हैं, ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं तो बहुत स्लो पढ़ाएंगे तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे और वीडियो जब आपकी थोड़ी सी बड़ी बन जाती है लेक्चर, तो आप लोग बोर होने लगते हैं क्योंकि अभी आप नए नए हैं इस प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ने के लिए भी, और अभी आप पढ़ाई में भी बिल्कुल नए हैं। अभी जब आप ग्रेजुएशन करेंगे उसके बाद CA CSCM में जैसे पढ़ाई ज्वाइन करेंगे तो 12-12 घंटे 15-15 घंटे सेल्फ स्टडी आप खुद ही करेंगे और करना पड़ेगा डियर, नहीं कीजिएगा तो एग्जाम ही नहीं निकलेगा। चलिए, तो हमने लिखा कमीशन पेड। अब कमीशन पेड की अगर हमें एंट्री करनी हो तो क्या एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा कमीशन पेड और यहाँ पर मैंने एक यहाँ पे लाइन खींच दी। यहाँ पर मैंने लिखा सर ये कैश ट्रांजैक्शन है क्योंकि कमीशन एक्सपेंसेस है। पहली बात, एक्सपेंसेस हमेशा कैश ट्रांजैक्शन में ही होता है, तो कैश ट्रांजैक्शन कमीशन पेड बिजनेस का एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस सर किस अकाउंट का पार्ट, एक्सपेंसेस आपके बिजनेस के नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। किस अकाउंट का पार्ट है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट। और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाए। कैश करंट एसेट्स है, रियल अकाउंट का पार्ट है और रियल अकाउंट कहता है कि कम्स इन या गोज आउट, तो गोज आउट सर, और गोज आउट तो सर गोज आउट है तो सर इसे हम क्या करने वाले हैं, डेबिट या क्रेडिट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर क्या एंट्री बनेगी, सर एंट्री इसकी बन गई, अगर आप एंट्री देखें तो इसकी एंट्री बनी कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक चीज कॉमन आपको दिखने लगेगी, जब भी आप एक्सपेंसेस की एंट्री करोगे ना, एक्सपेंसेस में कैश जा रहा होता है, ये कॉमन हो जाता है। कैश करंट एसेट्स रियल अकाउंट गोज आउट क्रेडिट, कैश करंट एसेट्स रियल अकाउंट गोज आउट क्रेडिट। सैलरी पे किया, कमीशन पे किया, रेंट पे किया, इंटरेस्ट पे किया, डिविडेंड पे किया, बिजनेस ने जब भी पेमेंट किया ये कॉमन हो गया क्या कि कैश जाएगा, कैश करंट एसेट्स है, किस अकाउंट का पार्ट, रियल अकाउंट का पार्ट। गोज आउट रूल है क्या, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट, तो हम लोग कैश को क्रेडिट करते चलेंगे। ओके सर। और एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के बस एक्सपेंसेस के नेम आपके चेंज होते जाएंगे। सैलरी होगी तो सैलरी टू कैश, कमीशन होगा तो कमीशन टू कैश, रेंट होगा तो रेंट टू कैश, एडवर्टीजमेंट का पेमेंट होगा तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, डिविडेंड का पेमेंट होगा तो डिविडेंड टू कैश, इंटरेस्ट का पेमेंट होगा तो सर इंटरेस्ट टू कैश। जितने भी एक्सपेंसेस मिलते जाएं डिपेंड करेगा आपके बिजनेस के ऊपर, जैसा बिजनेस का नेचर वैसे आपके एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को डेबिट करते जाओ, कैश को क्रेडिट करते जाओ। क्यों सर, ये ट्रिक कैसे पता चली, क्योंकि एक्सपेंसेस का पेमेंट होता है, पेमेंट हमेशा किस में होता है, कैश में होता है। कैश सर एक करंट एसेट्स होती है, करंट एसेट्स रियल अकाउंट का पार्ट है, रियल अकाउंट कहता है गोज आउट, तो गोज आउट हम यहां पर उसको क्रेडिट करेंगे बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश क्रेडिट होगा एक्सपेंसेस को पे करने में। ओके सर। और एक्सपेंसेस हमेशा नॉमिनल अकाउंट के पार्ट होते हैं और नॉमिनल अकाउंट कहता है सर एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, तो नेम चेंज करते जाओ और आप एंट्री करते जाओ। अच्छा जी सर, इतनी इजी बात आपने बता दी तो अब हम लोगों को एंट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगले ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं। थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनको कमीशन रिसीव की एंट्री मिलती है। कमीशन पेमेंट कर रहा है अगर हम, तो पेमेंट करने का मतलब एक्सपेंसेस है, लेकिन अगर कमीशन रिसीव हुई तो हमारे बिजनेस की इनकम बन जाती है, क्योंकि सर इस बार कमीशन तो मिल रही है हमें, और जब कमीशन हमें मिला तो कमीशन हमारे लिए क्या बन जाएगी सर, इनकम बन जाएगी। सर एंट्री बताइए क्या होगा, बस एंट्री पलट जाएगी इस बार सर,
क्यों पलट जाएगी सर? क्योंकि वहां कमीशन पे कर रहे थे, यहां पे कमीशन रिसीव कर रहे हैं। पहले लॉजिक से क्लियर कर लेंगे, फिर थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते करते हम इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि एंट्री को देखते भी हमारे दिमाग में जैसे हम एंट्री देखेंगे, ट्रांजेक्शन देखेंगे, हमारे माइंड में एंट्री आ जाएगी कि कौन डेबिट होने वाला है, कौन क्रेडिट। एग्जाम में आप ऐसे प्रेजेंट नहीं करोगे जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, ये केवल आपको सिखाने के लिए है। एग्जाम में आपका प्रेजेंटेशन ये है, एंट्री का आपका ये प्रेजेंटेशन है, डेट, पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट और एंट्री। आपको ये सब नहीं बताना है कि किसको डेबिट किया, किसको क्रेडिट किया, एग्जामिनर को सब आता है, बस आपको सिखाने के लिए, लॉजिक आपको बताने के लिए, आपका कंसेप्ट स्ट्रांग करने के लिए। क्योंकि जब कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, एक बार आप ये पता चल गया आपको कि कोई चीज़ डेबिट कोई चीज़ क्रेडिट क्यों होती है, तो कहीं से कोई ट्रांजैक्शन मिल जाए, बस आप उसका नेचर समझ जाओगे कि पर्सनल का पार्ट है, रियल का पार्ट है, नॉमिनल का पार्ट है, आप तुरंत अपनी एंट्री में उसको फिट कर दोगे। यही तो मेरा सिखाने का ऑब्जेक्ट है कि ताकि आप खुद से एंट्री करें। कमीशन रिसीव की बात हो रही है, चलिए सर बता दीजिए कमीशन रिसीव की भी एंट्री। तो कमीशन रिसीव की एंट्री हम लोग देख लेते हैं। कमीशन जब हम लोग रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री होगी सर? मैंने लिखा कमीशन रिसीव्ड, और कमीशन हमने रिसीव्ड किया कितने का सर? 50,000। सर अमाउंट आप अपने मन से लिखते हो भाई, जब आप क्वेश्चन करोगे तो बुक में अमाउंट दिया होगा। अमाउंट तो मैटर ही नहीं है, मैटर तो है ट्रांजैक्शन और उसका कंसेप्ट, तो अमाउंट एज पर योर क्वेश्चन। अच्छा जी सर, कमीशन रिसीव जब आपको मिलेगा तो कमीशन रिसीव क्या हो जाएगा सर? इनकम होगी, पक्का पक्का। और कमीशन जब भी रिसीव होगी सर, किस में रिसीव होगी सर? कैश में रिसीव होगी। क्योंकि इतना तो हमें पता है कि कमीशन जब कोई देगा तो कमीशन में घर, गाड़ी, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी नहीं देगा, कमीशन में कैश ही मिलेगा हमें। तो कमीशन यानी इनकम हमेशा कैश में रिसीव होती है, तो इनकम भी आपकी कैश ट्रांजेक्शन है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कमीशन रिसीव फ्रॉम रोहित, तो ये कैसा ट्रांजैक्शन होता सर? इसमें तो पार्टी का नाम है तो क्रेडिट होना चाहिए। नहीं, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट हमेशा कैश ट्रांजैक्शन होता है। दूसरी बात, आपको जब रोहित से कमीशन मिला तो कमीशन में क्या मिला आपको सर? कमीशन में कैश मिला। जब कैश मिल गया तो रोहित का नाम क्यों लिखना भाई? कैश लिखो, कमीशन लिखो। अच्छा जी सर, तो मैंने कहा कैश और कमीशन रिसीव, ये हमारे बिजनेस की हो गई इनकम। अच्छा जी सर, इनकम किस अकाउंट का पार्ट है सर? इनकम नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। इनकम और एक्सपेंडिचर तो नॉमिनल अकाउंट में होता है, और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि इनकम को हमेशा क्रेडिट किया जाए, हम इनकम को क्रेडिट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। बात करते हैं कैश की। कैश क्या है सर? करेंट एसेट्स किस अकाउंट का पार्ट सर? रियल अकाउंट का पार्ट। और रियल अकाउंट क्या कहता है सर? कम्स इन या गोज आउट। कमीशन मिलेगा तो कैश आएगा कि जाएगा सर? जाएगा नहीं, इस बार कैश आएगा, कैश, क्योंकि कमीशन मिल रहा है। ओके सर, तो हमने लिखा यहाँ पर कम्स इन, और रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्वेश्चन करते करते आपका लॉजिक स्ट्रांग हो जाएगा। ये पार्टी क्रेडिट हो गई तो ये पार्टी ऑटोमेटिकली क्या होने वाली है? डेबिट। लेकिन लॉजिक के साथ सीखिए, रट्टाफिकेशन अप्लाई मत करिए, अदरवाइज एग्जाम में आपसे गलती हो जाएगी। सर एंट्री भी बता दीजिए। ये देखिए ना एंट्री, आप क्या एंट्री बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। यही जब कमीशन हम पे करते हैं तो क्या एंट्री होती है? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर आपने एंट्री गलत कर दी, कैश की जगह कमीशन, आपको लिखना था कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, और आपने लिख दिया कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी जो कमीशन मिलने की बात हो रही थी आप उसको दिखा रहे हैं कि कमीशन पे हो रहा है। आप कंपनी के अकाउंटेंट हैं, और जब आप ये गलत एंट्री करोगे तो आपका लेजर मैच नहीं करेगा। लेजर मैच नहीं करेगा तो आपके यहाँ अकाउंट के एंड में जब आपका ईयर एंड होगा तो ऑडिटर आएगा, आपकी कंपनी की ऑडिट होगी, सीए कहेगा कि सर आप मुझे दिखाइए कि आपने कमीशन कहाँ पे किया है। पहली बात तो आपका कैश टैली नहीं होगा। कौन कहे कैश प्लस होना चाहिए, आप माइनस करके बैठे रहेंगे। जब आप कैश माइनस करके बैठेंगे तो आपका कैश का बैलेंस टैली नहीं होगा। सीए वाउचर मंगाएगा और आपका लेजर चेक करेगा, लेजर टैली ही नहीं होगा, तो फिर आपके साथ क्या होने वाला है वो बात आपको पता है। हालांकि हिंदुस्तान में जुआड़ का सिस्टम बहुत हावी है, लेकिन वो जुआड़ चलेगा नहीं, क्योंकि चार्टर अकाउंटेंट तो एक्सपर्ट बंदा है, फिर वो आपको लपेटे में ले लेगा और आपकी नौकरी भी जाएगी और आप
तो जाएंगे ही जाएंगे। इसका मतलब अगर आप कंपनी के अकाउंटेंट हैं तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि आप एंट्री गलत ना करें। अगर आपसे गलती से भी एंट्री गलत हो गई तो ये माना जाएगा कि आप सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग फ्रॉड कर रहे हैं। कंपनी लॉ में जो सेक्शन 16 आप फ्रॉड बढ़ते हैं, इसका मतलब आपका इंटेंशन है उस एंट्री को गलत करने का। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इसलिए रूल आपका कंफर्म होना चाहिए कि अगर आप फ्यूचर में कंपनी के अकाउंटेंट बने भी, सीए बने, सीएस बने, सीएमए भी बने, तो उसके साथ आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको रूल कंफर्म नहीं, कमीशन रिसीव करने के बजाय कमीशन पेमेंट की एंट्री कर दी तो उसका इम्पैक्ट पूरे बिजनेस में कितना बड़ा पड़ने वाला है। सर पूरी के पूरे बिजनेस की एंट्री गड़बड़ हो जाएगी, लेजर गड़बड़ हो जाएगा, फाइनेंशियल सिचुएशन गड़बड़ हो जाएगी, कैश टैली नहीं होगा, काउंटर में कैश कुछ होगा, बुक में कैश कुछ बताएगा, फिर वहां बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो हम ये गड़बड़ी नहीं करने देंगे, क्योंकि हम लोग इसको बहुत अच्छे से बेसिक से सीखेंगे। और जब सर बेसिक से सीखेंगे, बेसिक हमारा स्ट्रांग होगा, प्रैक्टिस हमारी अच्छी होगी, तो हम ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। एक अच्छा एम्प्लॉय बनेंगे, अपने कंपनी के लिए अच्छा काम करेंगे, अपने नेशन के लिए अच्छा काम करेंगे और अपने लिए भी एक अच्छा सा काम करेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में। जी सर बिल्कुल, कमीशन रिसीव फ्रॉम अंकित, कह रहे हैं कि कमीशन अंकित से मिला है सर। मैंने कहा नाम लिखा हो सर या नाम ना लिखा हो, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कमीशन में मिला तो क्या मिला सर? सर कमीशन में मिला तो कैश मिला। जब कमीशन में आपको कैश मिला तो सर कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब ये भी आपका कैश ट्रांजैक्शन सेम एंट्री बन जाएगी। क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ओके सर, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में चलते हैं। लिखा है डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन एसेट्स। हाँ ये पार्ट मैं आपको बताता हूँ, अच्छा पार्ट भी है। डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन एसेट्स ये क्या होता है सर, इसकी एंट्री क्या होती है? इस एंट्री को बताने से पहले एक रूल आज आपको और नया सिखा दूँ। हाँ सर सिखा दीजिए, हम लोग भी आज कुछ नया सीखने के मूड में हैं। ये रूल सच बताएं तो मैंने खुद से डेवलप किया है अपनी पढ़ाई से, जो हमने पढ़ा है आज तक, जो हमने सीखा है अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से। गारंटी के साथ किसी बुक में आपको कहीं पर ये रूल नहीं मिलेगा, 100% मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक में है ही नहीं कहीं पर। बस ये प्रैक्टिस से ये रूल हमने बनाया है और आपकी एंट्री के लिए बहुत काम आने वाला है। क्या सर? डील और क्लिप का रूल। डील का मतलब क्या होता है? डी में सर डी फॉर है डेबिट। डी फॉर क्या है सर? डेबिट। अच्छा जी सर, इसका मतलब डील में जितने भी लोग आएंगे उनको हमें डेबिट करना है बिजनेस में। जी बिल्कुल, उनको डेबिट करना है। क्या क्या? ई का मतलब है एक्सपेंसेस, ए का मतलब है एसेट्स और एल का मतलब है लॉस। बिजनेस में एक्सपेंसेस का, एसेट्स का, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बिजनेस में एक्सपेंसेस, एसेट्स और लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। अब आपको एक्सपेंसेस, एसेट्स और लॉस की डेफिनेशन बेसिक टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर में मैंने क्लियर की है, और आप भी अपने बुक से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ नोट से भी पढ़ सकते हैं, जो नोट्स हम अवेलेबल कराते हैं। अगर आपको इसकी मीनिंग नहीं पता है तो ये रूल आपके किसी काम का नहीं, और जनरल एंट्री भी आप नहीं सीख पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा इस पर कमांड बनाना है, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यानी बिजनेस में एक्सपेंसेज, एसेट्स और लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। ओके सर, और जब भी इनकी वैल्यू बढ़ेगी, ये देख लीजिए पूरा आपको फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट दिखाते हैं। कहते हैं जब भी इनकी वैल्यू बढ़ेगी, किसकी? एक्सपेंसेज की, एसेट्स की, लॉस की। इफ इंक्रीज देन डेबिटेड। जब भी ये बिजनेस में इनका डेबिट बैलेंस होता है और जब इनकी वैल्यू बिजनेस में बढ़ेगी तो इनको हम डेबिट करेंगे। एग्जाम्पल कैश। सर कैश क्या होती है? सर कैश बिजनेस की करंट एसेट्स होती है। जब कमीशन मिलेगा तो कैश बढ़ेगा कि कम होगा? सर कैश बढ़ जाएगा। ये एंट्री में आप देखिए, अभी जो आप मेरे साथ एंट्री देख रहे थे उस एंट्री में आप देखिए कि जब आपको कमीशन मिला तो कैश आया। कैश आया यानी आपके बिजनेस की एसेट्स बढ़ी। एसेट्स बढ़ी तो आपने एसेट्स को क्या कर दिया? अगेन डेबिट कर दिया। यही बात तो हम आपको रूल में सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं हम आपको रूल में? हम आपसे कह रहे हैं कि जब भी एसेट्स बढ़ेगा हम उसको डेबिट करेंगे, और जब एसेट्स कम होगा तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल, कमीशन पे कर रहे थे, कमीशन पे करोगे तो कैश जाएगा, कैश करंट एसेट्स है, तो कैश बढ़ेगी या कम हो जाएगी? सर कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो लिखा है इफ डिक्रीज द एसेट्स। इफ डिक्रीजेज कहते हैं जब डिक्रीज होगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। इन तीनों के बैलेंस को किसी ट्रांजैक्शन की वजह से अगर इन तीनों की वैल्यू बढ़ेगी तो एंट्री में उनको डेबिट किया जाएगा, और इन तीनों को किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर इन तीनों की वैल्यू कम हो रही होगी ट्रांजैक्शन में तो उनको क्रेडिट किया जाएगा। ये डील क्लिप का रूल है जो आपको जनरल एंट्री में बहुत हेल्प करता है। अच्छा जी सर, क्लिप में आ जाते हैं सर। क्लिप में सी फॉर क्रेडिट, अच्छा जी सर, एल फॉर लाइबिलिटीज, आई फॉर इनकम, पी फॉर प्रॉफिट।
कहते हैं सर बिजनेस में इनका इन तीनों का क्रेडिट बैलेंस होता है। किसका किसका? प्रॉफिट का, इनकम का और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। जब भी इनकी वैल्यू बढ़ेगी, मैं एरो ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, जब इनकी वैल्यू बढ़ेगी तो एंट्री में हम इनको क्रेडिट करेंगे, और जब भी इनकी वैल्यू कम होगी यानी डिक्रीज होगी, मैं एरो नीचे की तरफ लगा रहा हूं, इनकी वैल्यू को हम डेबिट करेंगे। अच्छा जी सर, बहुत सिंपल है। अगर किसी लायबिलिटी को, बिजनेस की कोई लायबिलिटी बढ़ रही है तो एंट्री में उसको डेबिट कर देना है। जब आपकी लायबिलिटी कम हो रही है तो उसको आपको क्या कर देना है? डेबिट करना है। लायबिलिटी के बढ़ने पर क्रेडिट करना है, लायबिलिटी के कम होने पर आपको क्या करना है? डेबिट। तो क्लिप में किसकी बात हो रही है? सी फॉर क्रेडिट, एल फॉर लायबिलिटी, आई फॉर इनकम, फी फॉर प्रॉफिट। लायबिलिटी, इनकम, प्रॉफिट बिजनेस में इंक्रीज होगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और अगर उनकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो उनको हम डेबिट करेंगे, ऐसा क्लिप कहता है। और जनरल एंट्री में बिल्कुल फिट है, ये ट्रायल बैलेंस में बिल्कुल फिट है। जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी एंट्री में बन जाएगी, तो आप कहोगे सर बहुत बढ़िया कैप्सूल आपने मुझे दे दिया, ये तो सारे दर्द की, सारे मर्ज की एक दवा आपने मुझे दे दी। हाँ जी बिल्कुल दे दी, आप अप्लाई करके देखना, आपको बहुत मजा आएगा। जब आप अपने स्कूल में बैठे होंगे, आपका टीचर आपसे पूछेगा, हर कोई पर गोल्डन रूल लगा रहा होगा और आप यही रूल अप्लाई करके तुरंत आप एंट्री बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। बहुत आसान तरीका है यहाँ से। हाँ जी, सेम सिचुएशन मैंने आपको किसमें बताई? डील में। डील का मतलब डी फॉर डेबिट, ई फॉर एक्सपेंसेस, ए फॉर एसेट्स, एल फॉर लॉस। कुछ लोग एल फॉर लायबिलिटी बोल देते हैं जल्दी जल्दी में, फ्लो में। नहीं, एल फॉर लॉस है। डील में एल का मतलब लॉस है और क्लिप में एल का मतलब क्या है? लायबिलिटी है। तो रट्टाफिकेशन में भी थोड़ा ध्यान रखना है। ओके सर, तो यहां पर मैं आपको फिर से एरो बना के बता देता हूं कि जब एसेट्स आपका बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसको डेबिट करोगे, और जब आपका एसेट्स लायबिलिटी, सॉरी, जब आपका एसेट्स नीचे की तरफ आएगा यानी डिक्रीज होगा, तो उसको क्या करोगे आप? क्रेडिट। ये डील का रूल है, ये क्लिप का रूल है। डील के रूल को क्लिप में मत मर्ज करना, क्लिप वाले को डील में मर्ज नहीं करना है। ओके सर, चलिए हम लोग डेप्रीशिएशन की एंट्री सीख रहे थे। लिखा है डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन एसेट्स। सर एंट्री बता दो जल्दी से आप। हाँ, वही बताने वाले हैं आपको। पहले तो ये बता दें कि ये डेप्रीशिएशन होता क्या है। डेप्रीशिएशन का मतलब है डियर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। आज की स्टार्टिंग की क्लास में मैंने थोड़ी बात आपको बताई। डेप्रीशिएशन का मतलब है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। AS 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 ये कहता है कि AS 10 में जो फिक्स एसेट्स की बात कहता है, कवर होने वाले सारे एसेट्स जब भी बिजनेस में यूज किए जाते हैं तो उनकी वैल्यू कहीं ना कहीं कम होती है, जो हमारे बिजनेस के लिए लॉस होता है, और ये एसेट्स सैक्रिफाइस करते हैं प्रोडक्ट को बनाने में, बिजनेस को ऑपरेट करने में। तो इनको भी बिजनेस का प्रॉफिट निकालते समय बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, क्योंकि इनका भी रोल कहीं ना कहीं बिजनेस में है। और सबसे बड़ी बात कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू एक बार में कम नहीं होती, धीरे धीरे इनकी वैल्यू कम होती है। यानी अगर आपने 5 लाख रुपए का प्लांट या मशीनरी खरीदा तो 5 लाख रुपए की मशीनरी की कीमत दूसरे साल 0 नहीं होगी। अगर पहले साल उसकी कीमत 5 लाख है तो हो सकता है कि दूसरे साल उसकी कीमत कम होकर 4,50,000 हो जाए, या 4,50,000 या 4,30,000 या 4 लाख हो जाए। यानी जो एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है वो ग्रेजुअली होती है, यानी वो एकाएक उसका फ्लैट रेट नहीं, यानी वो 0 या निल नहीं हो जाती है। अच्छा जी सर ऐसी भी कोई एसेट्स है जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता? हाँ जी, हमारी दुनिया में एक एसेट्स का नाम है लैंड। लैंड पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता सर? क्योंकि लैंड की वैल्यू कभी डिक्रीज नहीं होती, लैंड की वैल्यू बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग सीए फॉर्म में भी अपने क्लाइंट को ये बताते हैं, सजेस्ट करते हैं कि सर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लैंड में लगाएं, क्योंकि ज़मीन की कीमत कभी भी कम नहीं होती, उसकी कीमत डे टू डे बढ़ती जाती है, प्लॉट की कीमत बढ़ती जाती है। इसलिए लैंड पर कभी कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। जब हम आपको AS 6 पढ़ाएंगे जहाँ पर डेप्रिसिएशन के मेथड हैं, सबसे अच्छी बात क्लास 11th और बेसिक कॉमर्स में डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर है, डिटेल में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल हम उसकी जनरल एंट्री सीखने वाले हैं। अच्छा जी सर, तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? फिक्स एसेट्स पे लगेगा। क्वेश्चन में जानते हैं आपको क्या दिया रहेगा? क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा मशीनरी। ऐसे क्वेश्चन में आपसे लिखा रहेगा कि मशीनरी जो है उसकी वैल्यू है क्वेश्चन में 1 लाख, और आपसे कहेगा डेप्रीशिएशन का रेट जो है क्वेश्चन में एट द रेट 10% है। डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%। कहते हैं कि मेरे मशीनरी की कीमत 10% से कम हो जाती है, ऐसी उम्मीद है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है, यानी इसकी एंट्री हमें पास करके बतानी है। तो 1 लाख का 10%, पहले ये निकालो कि डेप्रीशिएशन आएगा कितना।
तो सर ये निकाला हम लोगों ने 1 लाख, इसको कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट अपॉन 100। जब SLMWDB पढ़ाएंगे तो उसका फॉर्मूला पढ़ाएंगे, अभी के लिए आप यही अप्लाई करेंगे। तो सर 1 लाख में रेट अपॉन 100 करेंगे तो रेट कितना है सर 10%, यानी आपकी वैल्यू कम हो जाएगी कितने से 10,000 से। तो जनरल एंट्री 10,000 के लिए डेप्रिसिएशन की एंट्री हम पास करेंगे। ठीक है सर, आइए पास करते हैं जनरल एंट्री। तो हमने लिखा यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो आपने भी कैलकुलेशन करके निकाल ही लिया कितने का डेप्रिसिएशन आ रहा है सर 10,000 का। अब इसकी एंट्री आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन कि आप इसकी जनरल एंट्री पास करके बताओ कि इसकी एंट्री क्या पास करोगे। जब हम इसकी एंट्री पास करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन और यहाँ हम लिखेंगे क्या फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन हमेशा हमेशा नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है। नॉन कैश का मतलब डेप्रिसिएशन की वजह से कभी कैश नहीं जाता। मैंने फर्नीचर खरीद के लाया तो मेरे फर्नीचर को ऑफिस में मैंने रखा, यूज करेंगे तो मेरे फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी क्वालिटी डल हो जाएगी, कहीं ना कहीं उसमें थोड़े बहुत मेंटेनेंस आने लगेंगे 1-2 साल के बाद। लेकिन फर्नीचर की जब वैल्यू कम हो रही होगी ना तो उसकी वैल्यू के कम होने की वजह से मेरे काउंटर से कैश निकल के बाहर नहीं जाएगा, वैल्यू कम होगी, लॉस होगा, इसीलिए उसको नॉन कैश ट्रांजैक्शन कहा जाता है। यानी डेप्रिसिएशन की वजह से बिजनेस से कभी कैश का पेमेंट नहीं होता है। ये कैश फ्लो पढ़ोगे तो बहुत आपको काम आएगा, जब आप रेशियो एनालिसिस पढ़ोगे तो बहुत ही आपको काम आने वाला है। तो ये पॉइंट आप समझते चलें कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, यानी डेप्रिसिएशन की एंट्री में कभी हम कैश की बात नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन की वजह से कभी बिजनेस से कैश नहीं जाता है। अच्छा जी सर, तो हमने कहा डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस के लिए एक तरीके का लॉस है। लॉस किस अकाउंट का पार्ट है सर? नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। और नॉमिनल अकाउंट ये कहता है सर कि लॉस को डेबिट किया जाए, तो हम लोग यहाँ पर लॉस को डेबिट करेंगे। बात करते हैं फिक्स एसेट्स। डेप्रीशिएशन लगने की वजह से फिक्स एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी या कम हो जाएगी? अरे सर, ये तो क्लास 2 की वर्किंग है कि जब भी डेप्रीशिएशन लगेगा आपके फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, डेप्रीशिएट हो जाएगी, यानी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और जब डील कहता है कि जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो हम उसको डेबिट करेंगे, जब एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो इसका मतलब जनरल एंट्री में हम इसको क्या करने वाले हैं? क्रेडिट। तो सर एंट्री बता दीजिए आप, एंट्री क्या बनेगी? तो एंट्री हमारी बनेगी क्या? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। तो क्या बनेगा? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में जिसका नाम होगा वो नाम हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी लैंड को छोड़कर प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर जो कुछ भी होगा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। चलिए अगले ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हरीश रिटर्न गुड्स पेड कैश टू महेश, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, गुड्स सोल्ड टू हरीश। तो ये ट्रांजेक्शन एक्चुअली में ये और ये ट्रांजेक्शन आपका कनेक्टेड है। जब भी एक ही नाम आपके क्वेश्चन में रिपीट होने लगे आप तुरंत समझ जाना ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यानी जैसे हमने क्वेश्चन में कहा गुड्स सोल्ड टू राम और दूसरा हमने कहा कैश रिसीव टू राम। मैंने कहा गुड्स सोल्ड टू राम 10,000, कैश रिसीव फ्रॉम राम 9800। हमने राम को गुड्स सेल किया 10,000 में, राम से हमने कैश रिसीव किया 9800 में। इसका मतलब 200 राम ने हमको पेमेंट नहीं किया, तो ये अंडरस्टूड पार्ट है कि 200 रुपये का हमने राम को डिस्काउंट दे दिया। क्वेश्चन बताएगा नहीं, ये हम खुद समझ लेंगे कि इसका मतलब 200 हमने राम को डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि जब राम 9800 पे कर रहा है तो 200 भी पे कर सकता था, लेकिन 10,000 के बदले में वो केवल 9800 पे कर रहा है। इसका मतलब ये है कि राम 200 का डिस्काउंट हमसे रिसीव कर रहा है। वो डिस्काउंट हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर बन जाता है। चलिए देखते हैं। तो यहां लिखा है गुड्स सोल्ड टू हरीश, कितने का? 30,000। कहते हैं हरीश को हमने गुड्स सेल किया कितने में? 30,000 में। फिर अगला ट्रांजेक्शन आपसे बता रहे हैं कि हरीश रिटर्न गुड्स 3,000। चलिए एंट्री कर लेते हैं। यहां आपको एक नया ट्रांजेक्शन मेरे साथ सीखने को भी मिलेगा। गुड्स सोल्ड टू हरीश। सर हरी कर लीजिए ना, ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए गुड्स सोल्ड
टू हरी। हमने हरी को सामान बेचा कितने में सर? 30,000। पहले तो हम इस बात की एंट्री करेंगे। गुड्स सोल्ड आ गया, फिर से याद रखो सेल और परचेज हम गुड्स के लिए यूज करते हैं, एसेट्स के साथ कभी हम सेल और परचेज यूज नहीं करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में आपने देखा मेरे साथ। अच्छा जी सर, सर ये कैसा ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? हरी का नाम लिखा हुआ है, और जब हरी का नाम लिखा होगा, पार्टी का नाम लिखा होगा, आप तुरंत समझ जाएंगे कि सर ये आपके बिजनेस का कैसा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी ये आपके बिजनेस का कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। सर अमाउंट तो लिखा हुआ है, माय डियर वो अमाउंट जो लिखा है वो केवल आपकी एक इन्फॉर्मेशन है। वो ये बता रहा है कि जो हमने हरी को सामान बेचा उसकी प्राइस 20,000 है, 30,000 है सॉरी। इसका मतलब वो केवल एक इन्फॉर्मेशन है, और ये तो बताएगा ही बताएगा ना। जब तक आपको अमाउंट नहीं बताएगा आप एंट्री कैसे करोगे? अमाउंट से कभी आपको ये जज नहीं करना है कि आपका कैश ट्रांजैक्शन है कि आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। पार्टी का नाम रिटन है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, पार्टी का नाम नहीं लिखा है तो कैश ट्रांजैक्शन। चलिए एंट्री देखते हैं हम लोग, क्या एंट्री बनेगी? गुड्स सोल्ड सर ये हमारे बिजनेस के लिए सेल है। सेल हमारे बिजनेस की सर इनकम होती है। इनकम को हम लोग हमेशा क्रेडिट करते हैं, और किस अकाउंट के अकॉर्डिंग करते हैं सर? वो अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। यानी इनकम किस अकाउंट में आता है सर? इनकम हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट सर कहता है कि इनकम को क्रेडिट किया जाए, तो एंट्री में सेल हम क्रेडिट करेंगे। बात करते हैं हरी की। हरी हमारे बिजनेस का क्या है सर? हरी हमारे बिजनेस का एक पर्सन है। पर्सन किस अकाउंट का पार्ट है सर? पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। और पर्सनल अकाउंट में चेक करो कि सर ये रिसीवर है कि गिवर है। हम सेल करेंगे तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवर बन जाएगा। रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम लोग यहाँ पर हरी को क्या करने वाले हैं सर? डेबिट करने वाले हैं। अच्छा जी सर, तो सर फिर एंट्री क्या बनने वाली है? एंट्री बनने वाली है हरी अकाउंट डेबिट। हमने कल आपसे कहा था जब भी आप कोई नाम लिखेंगे तो आप एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। हरी अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे आप? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे सर हम लोग? यहां पर इसको हम डेबिट कर देते हैं, यानी उसको हम डेबिट करेंगे। ओके, अमाउंट कितना लिखेंगे सर? तो अमाउंट हम लिखेंगे जितने का सेल करेंगे, कितना? 30,000। 30,000 ये हमारी सेल की एंट्री होगी। अब ट्रांजैक्शन पढ़ोगे ना तो अगला ट्रांजैक्शन इसी से इंटरकनेक्टेड है, ये वाला ट्रांजैक्शन। एक्चुअली में ये थोड़ी सी मिस्टेकन है, ऊपर नीचे हो गया है। सेल की एंट्री पहले और रिटर्न की एंट्री बाद में होनी चाहिए। तो डेट वाइज आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा। आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि हरी रिटर्न गुड्स ₹3,000। जो हरी को मैंने सामान बेचा था, हरी ने उस गुड्स उसमें से 3,000 का गुड्स हमारा रिटर्न कर दिया। सर ये रिटर्न का क्या केस होता है? भाई आपने उनके अकॉर्डिंग गुड्स नहीं बेचा, या आपके गुड्स में कोई डैमेज आ गया, या उनकी नीड की गुड्स नहीं थी, तो उन्होंने आपको 3,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। भाई वो बायर की मर्जी है। बायर चाहे तो सामान आपका पूरा का पूरा रख ले, और चाहे अगर उसके अकॉर्डिंग चीज़ नहीं मिलेगी, उसकी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग गुड्स नहीं होगा, तो वो गुड्स को रिटर्न करेगा। तो सर इसका मतलब ये आप पहली बार रिटर्न लेकर आ रहे हैं जनरल एंट्री में। हाँ जी, हम आपको रिटर्न सिखाने चल रहे हैं। तो पहले ट्रांजेक्शन आप देख लीजिए क्या ट्रांजेक्शन होगा। तो लिखा है हरी रिटर्न गुड्स ₹3,000। कहते हैं हरी ने 3,000 रुपए का गुड्स वापस कर दिया सर। हरी या हरीश? ओके सर। कहते हैं सर हरी ने 3,000 रुपए का गुड्स वापस कर दिया, 3,000 का गुड्स हमारा रिटर्न कर दिया। ओके, कहते हैं सर इसकी एंट्री आपको बतानी कि इसकी एंट्री आप क्या करोगे। पहले तो ये पॉइंट आप समझिए। इसके पहले मैं एक पॉइंट आपको सिखा दूं, फिर इसमें आ जाता हूं। रिटर्न में आपको 2 पार्ट मिलेंगे। कौन कौन से पार्ट मिलेंगे सर? रिटर्न में आपको डियर एक पार्ट मिलेगा, यहां पर मैंने लिखा रिटर्न। एक आपको मिलेगा परचेज रिटर्न, एक आपको मिलेगा सेल रिटर्न। रूल आप मेरे साथ सीख रहे हैं। परचेज रिटर्न आपको मिलेगा, एक आपको मिलेगा सेल्स रिटर्न। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर पढ़ोगे तो इसी रिटर्न का एक और भी नाम आपको मिलेगा। क्या नाम मिलेगा? आपसे कहा जाएगा कि परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न इनवार्ड बोलते हैं।
रिटर्न इनवर्ड, इसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ये इनके साइनोनिम से हैं, कभी मिलें तो कंफ्यूज ना होना। ओके सर। परचेज रिटर्न का मतलब हमने जो परचेज किया था बिजनेस ने उसको रिटर्न कर रहा है। सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीद के लाए थे, प्रोडक्शन करना था हमें, लेकिन मुझे क्या लगा कि ये सामान मेरे काम का नहीं है, ये सामान एक्सेस है, या मुझे लगा ये डैमेज है, तो मैंने अपने सप्लायर को कहा कि देखिए आप सामान भेजिए, मैं पहले सामान चेक करूंगा, और अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम की या ट्रांसपोर्टेशन वाले बंदे ने कोई प्रॉब्लम की, गुड्स में कोई डैमेज आया, तो मैं गुड्स तुरंत आपका वापस कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि मुझे FG जो बनाना है, फाइनल गुड्स जो बनाना है, उसके लिए मुझे फ्रेश रॉ मटेरियल चाहिए। सप्लायर भी कहता है ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप मेरे रॉ मटेरियल को ले जाइए, अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती तो सर आप मुझे रिटर्न कर दीजिएगा। तो अगर हमने, बिजनेस ने अपने सप्लायर को जिससे उसने रॉ मटेरियल खरीदा है, अगर उसको सामान वापस करता है तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। यानी जो हमने परचेज किया था किसी रीजन से, जब हम उसको वापस कर रहे हैं तो उसको परचेज रिटर्न कहते हैं। लेकिन जो सामान हमने एज अ बिजनेस फाइनल प्रोडक्ट बनाकर जो सामान हमने अपने कस्टमर को बेचा, अगर कस्टमर मेरा सामान मुझको वापस करता है किसी रीजन से, डैमेज के रीजन से या उसके आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से, किसी रीजन से अगर हमारा कस्टमर हमें सामान रिटर्न करता है, तो मेरे लिए क्या कहलाता है? सेल्स रिटर्न। दो पॉइंट है, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब है कि हमने, बिजनेस ने सामान वापस किया। सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न का मतलब कस्टमर ने बिजनेस को सामान वापस किया। तो आपको लिखा क्वेश्चन में मिलेगा गुड्स रिटर्न टू राम, यानी हमने राम को गुड्स रिटर्न किया। तो राम कौन है? हम रिटर्न कर रहे हैं, यानी बिजनेस जब राम को रिटर्न कर रहा है, यानी ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज रिटर्न है। लेकिन अगर क्वेश्चन लिख रहा है गुड्स रिटर्न फ्रॉम राम, यानी हमें राम से गुड्स मिला। देखो ग्रामर का खेल हो रहा है, टू फ्रॉम, इतना तो आपको आता ही है ग्रामर। तो टू राम का मतलब हम राम को वापस कर रहे हैं, फ्रॉम राम का मतलब राम से वापस हो रहा है। तो राम से वापस होने का मतलब ये है कि राम हमको वापस करा, यानी वो हमारे लिए क्या बना? सेल्स रिटर्न बना। लेकिन हमने अगर राम को वापस किया तो हमारे लिए क्या बना? परचेज रिटर्न बना। परचेज हमेशा डेबिट होता है और परचेज रिटर्न हमेशा आपका क्या होगा सर? क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न आपका बिजनेस में जब भी एंट्री करोगे वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा सर? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपका सेल्स क्या हो रहा है? रिटर्न हो रहा है। फिर से क्लियर कर लो, रिटर्न दो टाइप को मिलेंगे आपके क्वेश्चन में, परचेज रिटर्न मिलेगा और क्या मिलेगा? सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, सेल रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब जो वापस, रिटर्न इनवर्ड, परचेज रिटर्न, सॉरी इसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा जी, मैंने जस्ट अपोजिट आपको बता दिया, चलिए इसको करेक्ट कर लेते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं इसको, रिटर्न आउटवर्ड। देखो अभी आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे हमने जज किया कि हम सही हैं कि गलत, आपको भी ऐसे ही कंफर्म करना रहेगा। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब हमने बाहर की तरफ, यानी आउटसाइडर को वापस हम कर रहे हैं, रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न। सेल रिटर्न का मतलब रिटर्न इनवर्ड, यानी रिटर्न होकर हमारी कंपनी में वापस आ रहा है, तो रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है सर हमारे लिए परचेज रिटर्न कहलाएगा। ओके सर, मैंने कहा कि जब भी हमारा कस्टमर हमें हमारा सामान वापस करेगा तो वो हमारे लिए सेल्स रिटर्न कहलाएगा। जब हम कस्टमर को सामान वापस, सॉरी हम सप्लायर को सामान वापस करेंगे जिससे हमने परचेज किया है, जिससे बिजनेस ने खरीदा है, तो वो क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि परचेज डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट करेंगे। और हमारा सेल जो है वो हमेशा क्रेडिट होता है, तो सेल रिटर्न को हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं सर? डेबिट करने वाले हैं। एनी डाउट? नो डाउट सर। चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में सर देखकर बताइए कि क्या हो रहा है। ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन, हरी रिटर्न गुड्स ₹3000। हरी को सामान हमने बेचा था और हरी हमारा सामान वापस कर रहा है। इसके पहले आपने देखा गुड्स सोल्ड टू हरी 30,000। 30,000 को हरी को सामान बेचा, आज हरी हमारे सामान को वापस कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। जब हरी गुड्स को रिटर्न करेगा तो सर आपके लिए कैसा रिटर्न कहलाएगा? रिटर्न गुड्स फ्रॉम हरी जो होगा वो हमारे लिए कहलाएगा सेल्स रिटर्न। क्या कहलाएगा? सेल्स रिटर्न कहलाएगा। ओके सर। और कौन वापस कर रहा है सर? हरी वापस कर रहा है। हरी यहाँ पे कौन है सर? पर्सन है। पर्सन किस अकाउंट का पार्ट है सर? पर्सन सर हमारे पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है कि रिसीवर या गिवर? तो
तो यहाँ पर हरी गिवर है, और गिवर को हम क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर सर। यानी एंट्री में जनरल एंट्री करते समय हरी को क्रेडिट करना है। ओके सर। सेल्स रिटर्न हमने कहा सेल हमेशा क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। तो सर एंट्री क्या बनेगी, सिंपल है, जब डेबिट क्रेडिट मिल गया तो एंट्री करने में 2 मिनट लगेगा, और एंट्री हमारी बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, टू क्या लिखेंगे हम, हरी अकाउंट। और कितना अमाउंट लिखेंगे सर, जितने का इसने रिटर्न कर दिया, 3000। यहीं पर आपसे क्वेश्चन कह सकता था, मैं टॉपिक ऐड कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आपसे क्वेश्चन कह सकता था क्या, हरी पेड, यहां पर मैंने लिखा हाँ, हरी पेड ₹26,500 इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। कहते हैं कि हरी को हमने 30,000 का सामान सेल किया, हरी ने 30,000 में से 3,000 का सामान रिटर्न कर दिया। देखो कनेक्टेड है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन क्या बताया, पहले क्वेश्चन बताया कि हमने हरी को सामान सेल किया, फिर क्वेश्चन में बताया कि हरी रिटर्न द गुड्स, हरी ने गुड्स को रिटर्न किया। आपको ध्यान रखना है, जब भी नेम आपको रिपीटेड मिले तो आप उसको पिछली एंट्री से कनेक्ट कर लेना। एक क्वेश्चन में आपको एक ही नेम में भी रिटर्न मिलेगा, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, आपको नेम रिपीटेड एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा। हरी को बेचा और हरी ने ही रिटर्न किया, इसका मतलब इन दोनों के ट्रांजेक्शन एक ही हैं। ओके सर। उसके बाद कह रहे हैं कि फुल सेटलमेंट में हमको जो हरी से पैसा मिला वो 26,500 मिला। अब ये चेक करो कि आपको हरी से मिलना चाहिए कितना था। सर हमने हरी को सामान बेचा था, अगर हम वर्किंग करें तो 30,000 का सामान हमने हरी को सेल किया, उसमें से हरी ने हमको 3,000 का सामान हमारा रिटर्न कर दिया, कोई बात नहीं। तो 30,000 माइनस 3,000, अभी भी हमें हरी से कितना पैसा चाहिए, 27,000। लेकिन फुल सेटलमेंट में हरी हमको केवल कितना दे रहा है सर, फुल सेटलमेंट में हरी हमें पेमेंट कर रहा है 26,500, 26,500 रुपये। इसका मतलब हरी अभी भी कितना पेमेंट नहीं कर रहा है, 500। ये जो पेमेंट हरी नहीं कर रहा है यही हमारे लिए क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। इसका मतलब हमने हरी को 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा है। फुल सेटलमेंट का मतलब अब हरी से हमें दोबारा पैसा नहीं मिलने वाला है। जब नहीं मिलने वाला है तो इसका मतलब ये हमारे लिए क्या बना सर, डिस्काउंट बना। पूरे क्वेश्चन में डिस्काउंट की बात कही नहीं गई, लेकिन क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते समय आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, जब आपको एक ही नाम ट्रांजैक्शन में रिपीटेड मिले कि हमने मोहन को सामान सेल किया, गुड्स सोल्ड टू मोहन, गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन एंड मोहन पेड इन फुल सेटलमेंट दैट अमाउंट। इसका मतलब सेल भी हुआ, रिटर्न भी हुआ और फुल सेटलमेंट में इतना पैसा आया। तो आपको वर्किंग ये करनी पड़ेगी कि सेल वाला अमाउंट कितना है। तो आपने यहाँ पे लिखा कि सर सेल कर दिया हमने 30,000, रिटर्न हमारा उसमें से माइनस हो जाएगा, जितने का उसने रिटर्न कर दिया वो पैसा तो हम उससे ले नहीं सकते। तो इसका मतलब हमारा नेट अमाउंट बना उसका 27, यानी 27 हमें मिलना चाहिए था, बट रिसीव कितना हुआ, कहते हैं सर रिसीव आपको 26,500 हुआ। तो इन दोनों का डिफरेंस आपके लिए सर क्या कहलाया, डिस्काउंट कहलाया। यानी अब हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट की भी एंट्री पास करनी पड़ेगी। अच्छा सर, अब सर ये बताइए कि इसमें कैसा डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिसीव है या डिस्काउंट अलाउ है। भाई डिस्काउंट में भी 2 पार्ट हैं, आपने पढ़ा मेरे साथ, चलिए वो भी मैं थोड़ा सा आपको करा दूं, क्योंकि आगे मैं आपको डिस्काउंट की ही एंट्री कराने वाला हूं। तो ये देखिए, ये है डिस्काउंट। सर डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन में आपने पढ़ा कि फुल पेमेंट करते समय पेमेंट में जो रिडक्शन करते हैं, जो कमी करके हम पेमेंट करते हैं सर, उसी को हम डिस्काउंट कहते हैं। ओके सर, डिस्काउंट में आपको पूरे कॉमर्स में 2 तरीके का डिस्काउंट मिलेगा। एक आपको मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट जिसको कभी बुक में लिखा ही नहीं जाता। क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि सर ये लिस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन लिस्ट प्राइस पे होता है, इसलिए हम ट्रेड डिस्काउंट को कभी अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो किसको लिखते हैं सर, कहते हैं सर एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, दूसरा कैश डिस्काउंट होता है। तो कैश डिस्काउंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इनको इंपॉर्टेंस हम लोग दे भी देते हैं। कैश डिस्काउंट जो है वो हमारा 2 पार्ट में, कैश डिस्काउंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। किस में,
एक होता है हमारा डिस्काउंट रिसीव, एक क्या होता है हमारा डिस्काउंट रिसीव, और एक हमारा होता है डिस्काउंट अलाउ। एक डिस्काउंट रिसीव और एक हमारा क्या होता है डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट रिसीव का मतलब बिजनेस को डिस्काउंट मिल रहा है। बिजनेस को डिस्काउंट किससे मिलेगा सर? सप्लायर से, जिससे हम क्रेडिट में सामान खरीद के ला रहे हैं, जिससे हम एसेट्स परचेज करके ला रहे हैं। तो जब बिजनेस को डिस्काउंट मिलेगा तो उसको डिस्काउंट रिसीव कहा जाता है। और डिस्काउंट रिसीव जो है वो बिजनेस की इनकम हो जाती है, क्योंकि प्रॉफिट हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो ये डिस्काउंट रिसीव है ये आपके लिए एक इनकम कहलाएगी। अच्छा जी सर, लेकिन अगर आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, यानी डिस्काउंट अलाउ करने का मतलब हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं। जब हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं तो उसी को डिस्काउंट अलाउ कहा जाता है। और डिस्काउंट अलाउ हमारे बिजनेस के लिए एक तरीके का लॉस है। डिस्काउंट मिला तो इनकम यानी प्रॉफिट हुआ, लेकिन हमने अगर डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट हमारा लॉस है। सर इन दोनों डिस्काउंट के बारे में थोड़ा चर्चा और कर लीजिए। थियरी में किया है, अभी एंट्री कराएंगे तो एक बार फिर और बता देंगे, लेकिन आप अच्छे से डिस्काउंट को समझते चलिए। डिस्काउंट एक आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है जो लिस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। उसको कभी भी हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, यानी अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं नो एंट्री। इसकी कभी कोई एंट्री नहीं होती। किसकी एंट्री नहीं होती है? ट्रेड डिस्काउंट की कभी कोई एंट्री बुक्स में नहीं होती है सर। अच्छा जी सर, लेकिन जो कैश डिस्काउंट है इसकी एंट्री हम करते हैं। कैश डिस्काउंट का मेन पर्पज है रिकवरी ऑफ कैश, यानी कैश का जल्दी से जल्दी पेमेंट रिलीज हो जाए, इसलिए हम कैश डिस्काउंट देते हैं या रिसीव करते हैं। तो कैश डिस्काउंट रिसीव कब होगा? जब हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे होंगे सप्लायर से, यानी जब बिजनेस को डिस्काउंट मिल रहा होगा तो सर डिस्काउंट रिसीव होगा। जब बिजनेस डिस्काउंट अपने कस्टमर को दे रहा होगा तो डिस्काउंट अलाउड होगा। डिस्काउंट अलाउड बिजनेस का लॉस है। लॉस को हमेशा हमेशा हम नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट करते हैं। इनकम और प्रॉफिट को हम अपने नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग हमेशा हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इतनी ही बात डिस्काउंट में है, इसके बाहर डिस्काउंट में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो डिस्काउंट का पॉइंट उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो हम इसके पहले कर रहे थे, हाँ सर इसी में है, क्वेश्चन ऊपर है। आइए फिर से मैं आपको याद दिला दूं इसमें क्या क्या हुआ था। हाँ सर याद दिला दीजिए थोड़ा, ताकि एंट्री हम लोग अच्छे से कर लें। इस क्वेश्चन में ये हुआ था डियर कि आपने हरी को सामान बेचा था। कितने का सामान बेचा था हरी को? सर हरी को हमने सामान बेचा था 30,000 को। 30,000 का हमने हरी को सामान बेचा। मान लीजिए 1 जैन को, 15 जैन को हरी ने 3000 का सामान रिटर्न कर दिया। तो 1 जैन को हम क्या एंट्री करेंगे? ये कंप्लीट आपको हम दिखाते हैं ताकि आप इसको खूब अच्छे से कंफर्म कर लें। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है और एक नया पार्ट है जो आप मेरे साथ सीख रहे हैं आज की क्लास में। तो मैंने आपसे फिर से बोला कि क्या कि हरी को हमने 1 जैन को सामान सेल किया 30,000। तो 1 जैन को सामान को सेल करने की एंट्री होगी। 15 जैन को हरी ने हमारा सामान रिटर्न कर दिया 3000 का, तो 15 जैन को रिटर्न करने वाली एंट्री होगी। फिर 25 जैन को हरी ने फुल सेटलमेंट में हमको 26,500 का पेमेंट किया। तो 26,500 के पेमेंट की रिसीव की एंट्री हम 25 जैन को करेंगे। इसका मतलब सर ये है कि आपके अकॉर्डिंग 1 जैन को हम जो एंट्री करेंगे वो एंट्री करेंगे क्या? हरी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ये एंट्री कैसे होगी आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा मेरे साथ। हरी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। और कितना अमाउंट लिखेंगे हम? सर 30,000। तो यहाँ पर हमने 30,000 लिखा, यहाँ पर हमने 30,000 लिखा। ओके सर। सेकेंड एंट्री आपने 15 जैन को, इसके बीच में जो एंट्री आएगी वो आप करते चलोगे। 2 जैन, 3rd, 4th, 5th जो भी आएगा, सैलरी दिया, कमीशन दिया। अब जरूरी थोड़ी कि हम हरी का वेट करेंगे कि हरी सामान वापस करे तब मैं अपनी अगली एंट्री करूं। हमें एंट्री डेट वाइज करनी है, यानी हम 1 जैन से जब 15 जैन वाली डेट पे पहुंचेंगे तो हम वहां देखेंगे कि हरी हमारा सामान रिटर्न कर रहा है। हरी यानी हमारा कस्टमर है, हमने उसको सामान बेचा है, वो रिटर्न कर रहा है, तो हमारा सेल्स रिटर्न है। हमने कहा सेल हमेशा डेबिट, तो सेल हमेशा क्रेडिट, तो सेल रिटर्न हमेशा आपका क्या होगा? डेबिट। तो दूसरी एंट्री आपकी क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आप क्या लिखोगे? हरी, टू हरी अकाउंट। और कितना अमाउंट लिखोगे सर आप? 3000, क्योंकि उसने 3000 का सामान वापस कर दिया। अच्छा जी सर, 3000 हमने यहाँ पर लिख दिए। ओके,
अब कहते हैं कि सर 25 जैन को ये डिसाइड हुआ कि 25 जैन को वो हमें पेमेंट करने आ रहा है, और कितना पेमेंट कर रहा है सर फुल सेटलमेंट में 26,500। तो हमने यहाँ लिखा कैश अकाउंट डेबिट। ये बताओ जब हरी पेमेंट करेगा तो कैश आएगा कि जाएगा? सर आएगा, क्योंकि पैसा आएगा, कैश करंट एसेट्स है। किस अकाउंट का पास? रियल अकाउंट का पार्ट। रियल अकाउंट कहता है कि जब कैश आए, एसेट्स आए, तो उसको आप क्या कर दीजिए? डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा। बिजनेस इस बार हरी को डिस्काउंट दे रही है, डिस्काउंट अलाउ है। डिस्काउंट अलाउ लॉस होता है। किस अकाउंट का पार्ट सर? नॉमिनल अकाउंट का पार्ट। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि लॉस को डेबिट करो, तो डिस्काउंट को हमने डेबिट कर दिया। 2, पैसा किससे मिलेगा? गिवर कौन होगा? हरी। तो हरी इज अ पर्सन, पर्सनल अकाउंट, रिसीवर आर गिवर, गिवर अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सो वी हैव टू क्रेडिटेड हरी। इसलिए हमें हरी को क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने रुपए से? सर हमको तो हरी से मिलना चाहिए था 27,000 रुपए, 27। कैसे? हरी यहाँ पर 30 से क्रेडिट, 30,000 से हरी यहाँ पर डेबिट, 33,000 से यहाँ पर क्रेडिट, तो 30 - 3 मिलना चाहिए था 27, लेकिन हरी से कैश हमारे मिला 26,500, 26,500। तो जो 500 आपको नहीं मिला माय डियर, वही 500 आपके लिए क्या बन जाएगा सर? डिस्काउंट बन जाएगा। और हमने आपसे कहा कि एंट्री हमेशा आपका डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्वल होना चाहिए। तो ये तीनों एंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड थी। सेल भी किया, रिटर्न भी किया, और हमें पेमेंट भी मिला। डिस्काउंट के बारे में क्वेश्चन कह नहीं रहा था, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कैसे कि सर जब हरी को हम 30,000 का सामान बेच रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है। आपके आसपास कोई भी होगा, आप छोटे से आप दुकान पे जाओगे, एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उससे भी आप सामान लेते हो तो वो आपसे बहुत अच्छी बातें करता है सामान को लेकर। यानी अगर उसने आपसे 30,000 का सामान, आप उससे भी आप पूछोगे कि बेटा मैंने किसी को 30,000 का सामान बेचा, उसने 3,000 रुपए मेरे 3,000 का सामान मेरा वापस कर दिया, ये बताओ अब मुझे उसे कितने पैसे लेने हैं? वो कहेगा सर 30 - 3 यानी 27 आपको उससे लेने चाहिए। मैंने कहा लेकिन यार उसने केवल 26,500 ही दिए। वो कहेगा सर अंडरस्टूड बात है, जब 27,000 में उसने 26,500 दिया तो 500 भी दे सकता था, लेकिन 500 नहीं दिया, तो इसका मतलब ये 500 रुपए के डिस्काउंट की बातचीत आप दोनों के बीच में सहमति बन गई कि 500 रुपए का डिस्काउंट आप दे रहे हैं, 500 का डिस्काउंट उसे मिल रहा है। ये अंडरस्टूड पार्ट है जिसके बारे में क्वेश्चन कभी नहीं बताएगा। क्वेश्चन को देखकर आपको ये बात कंफर्म करनी होगी। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्काउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि डिस्काउंट हम कस्टमर को दे रहे हैं। डिस्काउंट एक लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है, इसलिए हम लोगों ने इसको डेबिट किया। तो अभी तो एंट्रीज बहुत हैं, अभी एंट्री की लिस्ट हमारी आगे कंटिन्यू है। तो हम लोग आज ही क्लास में यहीं तक देखते हैं, नहीं तो लेक्चर थोड़ा सा आप सभी का बड़ा हो जाएगा। आप देख रहे हैं भी एंट्री एक लंबी लिस्ट हमारे पास एंट्री की है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में हम जनरल एंट्री कवर कर लेंगे, अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें, हमारी क्लासेज आप रेगुलर देखते रहें। यूट्यूब का चैनल आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आपने कॉमर्स एकेडमी का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से कॉमर्स एकेडमी का ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लें। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कॉमर्स एकेडमी और सुधीर मिश्रा के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ, ऐसे ही क्वेश्चन करते रहें। 100 में 100 लाना है तो कॉमर्स एकेडमी पे आना है। इसी मिशन के साथ मिशन 2021 हम लोग जरूर पूरा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी बातें हम लोग कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।